अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये ना एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है, इसको मैं अभी स्पेसिफिक बोरिंग पढ़ा रहा हूं। स्पेसिफिक बोरिंग का बस एक सवाल और कराता हूं, बस फिर बहुत है, फिर जनरल बोरिंग पे चलते हैं। इसको मैं अभी स्पेसिफिक में भी बताऊंगा, फिर जनरल में भी बताऊंगा, फिर कंबाइंड सवाल में भी बताऊंगा। होता ये क्या है, अगर हम किसी कस्टमर को घर बना के दे रहे हैं और तय ये हुआ है कि हम ही घर बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, जब तक घर हम कस्टमर को तैयार करके उसके हवाले नहीं कर देते वो हमारी जिम्मेदारी, यानी हमारी वो इन्वेंट्री है, तो क्वालिफाइंग एसेट होगा कि नहीं? हम घर बना कर रहे हैं कस्टमर के लिए तो क्वालिफाइंग एसेट है ना, महीनों लगेंगे, साल लग जाएंगे, तो क्वालिफाइंग एसेट है, और हमारी वो उस वक्त इन्वेंट्री है, तो बिल्कुल क्वालिफाइंग एसेट है। अगर हमने उस घर बनाने के लिए लोन लिया हुआ है तो फिर IS-23 भी लग गया। लेकिन साथ साथ हम कस्टमर से ये भी कह सकते हैं कि हमें ना थोड़े थोड़े पैसे साथ साथ दे देना। जैसे पिछले कई सालों में, बल्कि मेरे ख्याल में कल ही, हम ठेकेदार से बिल्डिंग बनवा रहे थे तो उसको हम किस्तों में पैसे दे रहे थे ना, प्रोग्रेस बिल्स के साथ साथ। तो ऐसे ही अगर हम कस्टमर के लिए घर बना रहे हो तो हम कस्टमर से तय कर सकते हैं कि घर बेचने की जो टोटल प्राइस हमने तुम्हें चार्ज करनी है, किस्तों में थोड़े थोड़े पैसे पहले दे दो। इसको कहते हैं प्रोग्रेस रिसीट्स। कस्टमर से हमें पैसे मिल जाएं। और गवर्नमेंट ग्रांट, ये मैंने आपको अगला टॉपिक पढ़ाना है, IS-23 के बाद अगले वीक में पढ़ाऊंगा गवर्नमेंट ग्रांट। तो अगर हमें जो एसेट हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाए, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है अगले हफ्ते बताऊंगा, तो क्या करना है। और अगर वो एसेट जो हम बना रहे हैं वो कस्टमर को बेचना है और कस्टमर से पैसे किस्तों में मिल जाए तो उन पैसों का क्या करना है, ये बताने लगा। ये इस अंग्रेजी से सारी कहानी समझ आ रही है? हम एसेट बना रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम कस्टमर को बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, कस्टमर को हमने बेचनी है बिल्डिंग, और हम कस्टमर से पैसे किस्तों में पहले ले लेंगे, तो उन पैसों का क्या करना है। और अगर हमें किसी बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड गवर्नमेंट से ग्रांट मिली तो उन पैसों का क्या करना है। दोनों में कॉमन बात क्या है, पैसे आ रहे हैं। ये जो कहानी सुनाई है, कहानी भी लिख लेते हैं कि हम कस्टमर के लिए कोई एसेट बना रहे हैं, जब तक वो बन रहा है तब तक वो हमारी इन्वेंट्री है और वो क्वालिफाइंग एसेट है, और लोन लेके बना रहे हैं तभी IS-23 है। तो अगर उस कस्टमर से हमें पैसे मिल जाएं कुछ किस्तों में तो उनका क्या करना है। और दूसरी चीज, हम अपने लिए कोई बिल्डिंग को प्लांट बना रहे हैं और गवर्नमेंट से उससे रिलेटेड कोई ग्रांट मिल जाए तो उन पैसों का क्या करना है, ये बता रहा हूं।
हाँ जी, लिखी कहानी। अच्छा, अब इसका करना क्या है? तो करना यह है कि इस रिसीट को बल्कि ये आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको ऐसे कह लेते हैं एज एन इनफ्लो। इसका जो असल आईएस का रूल है ना, वो है कि ये एक्सपेंडिचर में रिडक्शन है, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं लिख रहा कि आपको ये कंफ्यूज करेगा, तो मैं इसलिए वो लिख रहा हूं कि आपने करना क्या है, एज एन इनफ्लो। वो जो हम इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग कर रहे होते हैं ना, उसमें इसको एज एन इनफ्लो ले लेंगे। सवाल लिखें। गवर्नमेंट ग्रांट अभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं फिर ये कस्टमर से रिसीट्स वाला सवाल लिखवा देता हूं। On 1st January 24, contract was signed with a customer. Contract was signed with a customer for construction and sale of a building at a total price of 200 million, 200 million. Payment terms with customer were agreed as follows. अब एज फॉलोज में लिखें 10% of contract price, 10% of contract price payable on 31 मार्च, फिर से 10% of contract price payable on 30th June 2024, पहला भी 24 है, ये भी 24 है। और 80% of contract price, 80% of contract price payable after 1 month of completion. After 1 month of completion. यानी हमें कस्टमर ने कहा है कि 10% वो हमें दे देगा 31 मार्च को, बाकी 10% देगा 30 जून को, और बाकी 80% काम पूरा होने के महीने बाद। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 24। कंस्ट्रक्शन एंड 30th नवंबर 24, 30th नवंबर 24।
सस्पेंशन है अगस्त के महीने में, सस्पेंशन अगस्त में है, और construction was financed by a specific loan. Construction was financed by a specific loan of 150 million. 150 million. Obtained on 1st January 24. Obtained on 1st January 24 at 16%, 16%. Expenditure on building were incurred as follows. Expenditure on building were incurred as follows. डेट बताऊंगा और खर्चा बताऊंगा. 1 जनवरी 24 30 million. 1 मार्च 24 25 million. 1 जून 24 40 million. 1 अक्टूबर 24 22 million. और 30 नवंबर 24 33 million. Surplus funds were invested. Surplus funds were invested in a deposit account. In a deposit account at 8%, 8%. मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. हमने ये बिल्डिंग बनानी है कस्टमर के लिए, लेकिन हमारी इन्वेंट्री तो है ना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रिक्वायर्ड है. टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. हमें इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा लगा? अच्छा, ये बिल्डिंग पीपी नहीं बनाने लगे हम, ये हमारी इन्वेंट्री है. हाँ जी, कितना खर्चा आया कंस्ट्रक्शन पे? 150. सारे खर्चों को ऐड कर लें तो 150. लोन का इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं, कितने महीने का? 1 जनवरी से 30 नवंबर तक 11 और 1 महीना सस्पेंशन निकल गया, तो 150 16%, 10 महीने. हाँ जी 20. और इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम कर देते हैं माइनस. डेट
कैश फ्लो बैलेंस महीने इंटरेस्ट कितने परसेंट? 8%। क्या क्या कैश फ्लो है भाई? सबसे पहले 1 जनवरी 24। अच्छा, अब इसमें पैसे आए भी हैं और उसी वक्त खर्च भी हो गए। कितने? तो यहां 120 लिख लेते हैं। फिर क्या हुआ? फिर अगला कैश फ्लो 1 मार्च को 25, बाकी रह गया 125। फिर नहीं, 31 मार्च को कस्टमर से पैसे आ गए। क्या? अरे 95 कस्टमर से पैसे आ गए। कितने? 20 मिलियन। तो उसको हमने इसमें एक इनफ्लो लेना है कि पैसा खर्च किया था वापस आ गया, तो ये हो जाएगा 115। इस पैसे को हम समझेंगे हमारा खर्च किया वापस आ गया। देखिए, अगर अपना एसेट बना रहे होते फिर तो खर्च ही खर्च हो रहा होता है ना। कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो कस्टमर से पैसा मिलना मतलब हमारा खर्चा वापस आ गया। तो इसको हमने एक इनफ्लो ले लेना है। और उसके बाद 1 जून को कितना खर्चा हुआ? 40, ये रह गया 75। फिर क्या हुआ? 30 जून को कस्टमर से फिर पैसे आ गए। कितने? 20, ये बन गया 95। फिर क्या हुआ? 1 अक्टूबर को 22, बाकी रह गया 73। फिर 30 नवंबर को आउटफ्लो हो गया 33, बाकी रह गया 40। लेकिन हमारा सवाल यहीं खत्म हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड हो गई। तो जब कंस्ट्रक्शन एंड हो गई तो फिर बस इसको फुल स्टॉप लग गया, चाहे पैसे बचे हुए चाहे नहीं, इसको फुल स्टॉप लग गया। ये कब तक 120 रहा? 2 महीने। फिर ये 95 कब तक 95 रहा? 1 महीना। फिर ये 115 कब तक 115 रहा? 2 महीने, अप्रैल और मई बस। फिर ये 75 कब तक 75 रहा? 1 महीना। फिर ये 95 कब तक 95 रहा? जुलाई अगस्त सितंबर रहा, 3 महीने है, लेकिन एक सस्पेंशन निकल गई तो 2। फिर उसके बाद ये 73 कब तक 73 रहा? 2 महीने। और इसको तो फिर गिनना ही नहीं क्योंकि एंड आ गया। तो अगर हम एसेट बना रहे हो कस्टमर के लिए, उससे पैसे मिल जाए, या हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाए। गवर्नमेंट से ग्रांट क्यों मिलती है ये अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो उसको हमने इस वर्किंग में एज एन इनफ्लो ले लेना है। और अगर इतना खर्च ही ना हुआ होता और ज्यादा पैसे आ गए होते तो क्या करते, ये मैं आपको इसी चैप्टर में आगे चल के बताऊंगा। तो 120 मिलियन 8%, 2/12 कितना? 95 मिलियन 8%, 1/12। 115 8%, 2/12। 75 8%, 1/12। 5 बस। 95 8%, 2/12। 73 मिलियन 8%, 2/12। हम्म 5 1 6 3 5। जो कस्टमर से आएगी, हाँ, क्योंकि आईएएस का रूल है कि उसको खर्चों में कमी समझना है। तो जब हम खर्चों को वहां आउटफ्लो दिखा रहे थे, तुमने कमी का मतलब इनफ्लो दिखाएंगे। हाँ, अगर ज्यादा पैसे आ गए तो वो इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा।
चले, स्पेसिफिक बोरिंग बहुत है, बहुत सारी वैरायटियां करा दी आपको, ये सब आप समझें एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस ही है। मैंने दूसरे लेक्चर में हेडिंग दी थी अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, फिर उसमें केस 1 लिखा था स्पेसिफिक बोरिंग, तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा हूं, केस 2 जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग्स, इसकी मिसाल ऐसे है कि हमने डिवेंचर इशू किए हुए थे किसी दौर में और लोगों से कहा था कि जी हमें जनरल कामों के लिए चाहिए, तो 300 मिलियन के डिवेंचर भी इशूड थे और इस पे हमें 15% इंटरेस्ट लोगों को देना होता था। फिर इसके अलावा बैंक से भी हमने किसी दौर में ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट ली हुई थी, और ओवरड्राफ्ट पे स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा बाद में, इसलिए अभी मैं लिमिट के वर्ड को छोड़ देता हूं, बस ये कह देता हूं कि बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है 200 मिलियन का, इस पे दिया करते हैं हम 11%। फिर इसी तरह से हमने किसी दौर में लोगों से टीएफसी के भी बदले पैसे लिए थे 500 मिलियन, इस पे उनको इंटरेस्ट दिया करते थे 17%। तो कुल मिला के हमारे पास बोरोइंग्स 1000 मिलियन की थी और हमने ये मुख्तलिफ कामों के लिए ली हुई थी। इन पैसों का जो यूज था वो बहुत सारे थे, उनमें से एक यूज हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कर लिया 80 मिलियन में। तो इसको हम जनरल बोरिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे जो पैसा लगा वो स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग के लिए बोरो किया था, वो हमने बहुत सारे कामों के लिए किया था, इसलिए ये जनरल बोरिंग है। स्पेसिफिक बोरिंग में जो इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करते हैं एसेट की कॉस्ट में, वो किस अमाउंट पे लगता है? जितना लोन लिया था उसमें से एसेट पे अभी पूरा खर्च किया, नहीं किया, थोड़ा किया, किया ही नहीं, पूरे लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। पूरे लोन अमाउंट पे क्यों? जितना एसेट पे खर्चा किया था उतने ही का कर लेते, क्योंकि वो लिया ही एसेट के लिए था, स्पेसिफिक था, इसलिए लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो सब एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। अब हम लोग इस पूरे 200 मिलियन पे, पूरे 300 मिलियन पे, पूरे 500 मिलियन पे सारा इंटरेस्ट इसकी कॉस्ट में डाल दें? नहीं, क्योंकि लोन्स इसके लिए है ही नहीं। तो जब लोन इसके लिए है ही नहीं तो इसका कैपिटलाइज करने का मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। अब हमने लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगाना, अब हमने कुछ ऐसा करना है कैसे करना है वो सवाल में करके बताता हूं, लेकिन साइंस उसकी ये है कि हम इंटरेस्ट कुछ इस तरह से कैपिटलाइज करेंगे कि इस पे जब जब जैसे जैसे खर्चा किया जाता था तब तब वैसे वैसे बोरो किया होता था। असल में ऐसे नहीं हो रहा, असल में तुमने लोन लेके रखे हुए हैं, पैसा हमारे पास पड़ा है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन का अब जो तरीका लगने लगा है, स्पेसिफिक में क्या हो रहा था, पूरे लोन अमाउंट पे रेट लगा रहे थे, अब हमने उतनी उतनी अमाउंट पे रेट लगाना है, उतने उतने महीने के लिए, जितनी जितनी अमाउंट जब जब इस एसेट पे खर्च होती थी। यानी उसकी कहानी कुछ ये बन रही होगी कि जब जब जैसे जैसे इस पे खर्चा होता था तब तब वैसे वैसे हम वो बोरो कर रहे होते थे। तो इसमें रेट किस पे लगना है? लोन अमाउंट पे। फिर जितना खर्चा हो रहा है, नहीं जितना बोरो तो हम कर चुके हैं, जितना खर्चा हो रहा है। और दूसरा मसला, रेट कौन सा लगाएं? 11, 15, 17 एवरेज लगाएंगे, और इस एवरेज को कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। तो जनरल बोरोइंग के अंदर रूल ये है कि बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड shall be calculated by applying कैपिटलाइजेशन रेट। अच्छा, ये कैपिटलाइजेशन रेट मैं आपको होपफुली आज की क्लास में सिखाता हूं क्या होता है। एक दो सवालों के बाद अगर लगा मुझे जरूरत कि अभी करा सकता हूं तो भी, नहीं तो कल, ज्यादा उम्मीद है कि आज करा दूंगा। कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन रेट, अभी जबानी जबानी इनका एवरेज होता है, उसको कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन रेट टू द एक्सपेंडिचर ऑन एसेट आउट ऑफ जनरल
बोरोइंग्स। नहीं, कुछ ही सवाल में शायद बचा भी हुआ था। नहीं, एक सवाल था उसमें बचा हुआ था। लोन ज्यादा था, खर्चा कम हुआ था। मैंने एक सवाल लिया था, उसमें 2 लोन्स थे और टोटल लोन मिला के पता नहीं शायद 80 मिलियन बनते थे, तो खर्चा मैंने उससे कम रखा था। क्या? हाँ, लोन पूरा लेना है हमने यहाँ, चाहे वो इवेंचुअली पूरा खर्च हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट पूरे लोन पे लगेगा। इसी को कंपनसेट करने के लिए तो आईएस ने ये अलाउ कर दिया कि अगर कुछ पैसा बचा हुआ है और उस पर आप कुछ कमा लेते हैं तो ठीक है, माइनस कर लें उसको, लेकिन लोन स्पेसिफिकली एसेट के लिए है, तो जो भी ऑफिशियली इंटरेस्ट पड़ेगा वो सब इसी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। और इसके लिए भी बाउंड्री वही है, वो जो कैपिटलाइजेशन पीरियड था वो यहां भी एप्लीकेबल है, यहां भी वो वैसे ही एप्लीकेबल है। ये नोटेड। अच्छा, अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको सवाल से सिखाता हूं। अच्छा, इसमें ना एक अंडरस्टूड बात है वैसे, लेकिन इतनी भी अंडरस्टूड नहीं है तो लिख ही लेना। स्पेसिफिक लोन में हम ये किस अमाउंट पे लगा रहे थे? पूरे लोन अमाउंट पे। तो जब ये पूरी लोन अमाउंट पे लग रहा था तो एतराज ये हो सकता है कि सारा पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है, तो उसके लिए फिर आईएस ने अलाउ ये किया कि अच्छा, जितना पैसा बचा रह जाता है उस पे जो कमाए लें वो लेस कर दें। यहां पर हम बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ही किसके ऊपर रहे हैं? जितना खर्चा हो रहा है। तो यहां पर कहीं सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम का कुछ लेस होना बनता है। तो जनरल बोरिंग में इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं होती कोई लेस करने वाली। जनरल बोरिंग के केस में एसेट की कॉस्ट में से कोई इन्वेस्टमेंट इनकम लेस नहीं होती।
हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इनकम वाली बात लिखी। चलें सवाल लिखें। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 जनवरी 24, कंस्ट्रक्शन एंड 31 अक्टूबर 24, और सस्पेंशन अगस्त के महीने की। कंस्ट्रक्शन वॉज फाइनेंस्ड बाय जनरल बोरोइंग्स। कंस्ट्रक्शन वॉज फाइनेंस्ड बाय जनरल बोरोइंग्स। कैपिटलाइजेशन रेट 15%, 15%। expenditure on asset were incurred as follows. Expenditure on asset were incurred as follows. were incurred as follows. डेट और खर्चा 1 जनवरी 24, 12 मिलियन, 12 मिलियन। 1 मई 24, 8 मिलियन, 8 मिलियन। और 1 सितंबर 24, 5 मिलियन। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब ये आपने इस लाइन को पढ़ के जो समझ आई है वो आप करें। मैं इसका फॉर्मेट बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। फॉर्मेट फिर मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आपने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली कैलकुलेशन चेक करनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रिक्वायर्ड है
जी हाँ, टोटल खर्चा कितना हुआ इस पे? 25 तो हुआ इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का खर्चा 25। फिर इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लेते हैं। अच्छा, जो तो रिपीटर है कोई, तो चलो वो तो रिपीटर है। जो पहली दफा कर रहा है, मेरे ख्याल में आप में सब लोगों ने किया होगा ऐसे। पहला खर्चा क्या हुआ? 1 जनवरी को कितना? 12। फिर उसके बाद खर्चा कब हुआ? 1 मई को कितना? 8 मिलियन। फिर उसके बाद कब हुआ? 1 सितंबर को 5 मिलियन। तो इस 12 मिलियन पे कितने महीने? कितने कितने? पूरे 9 महीने। सस्पेंशन थी? सस्पेंशन तो पूरे 9 महीने हो गए ना। तो 12 मिलियन पे कितने परसेंट? इंटू 9/12 कितना? 1.8 मिलियन पे कितने महीने? 1 मई से आगे 31 अक्टूबर तक 6 महीने बनते हैं, लेकिन एक सस्पेंशन निकल गया तो 5 महीने। कितने? और इस 5 मिलियन पे कितने महीने? 1 सितंबर को हुआ 0.125। मेजॉरिटी लोगों ने ऐसे किया होगा। आपने ऐसे नहीं करना। सही है, गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैंने आपको मिक्सचर सवाल करा रहे ना, जिसमें स्पेसिफिक लोन भी होगा, जनरल भी होगा, वापस भी हो रहा होगा, नया भी आ रहा होगा, अपने पैसे भी होंगे, तो ये हो जाएगा मुश्किल। इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है, ये ना करिएगा ऐसे। सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ऐसे ना करिएगा। करिएगा ऐसे कि इन तीनों ने मंजिल क्या इन तीनों की, तो फिर 3 गाड़ियां अलग अलग ना चलाएं, एक गाड़ी चलाएं, इस टॉप से वो गाड़ी चलेगी, यहां तक पहुंचेगी, फिर उसमें इस सवारी को भी बिठा लें, फिर वो गाड़ी और आगे चलेगी, यहां तक पहुंचेगी, फिर उसमें इसको भी बिठा लें, फिर तीनों को इकट्ठे यहां लाके उतारें। इसके लिए आपको याद रखने के लिए और आसान बात यह कि जिस तरह की मैं आपको इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग बताता हूं ना, बिल्कुल ऐसी ही वर्किंग है। बस सिर्फ बैलेंस की जगह मैं इसको करने लगा हूं क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो, बाकी सब बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बिल्कुल सब ऐसे ही है, सिर्फ मैं बैलेंस की जगह क्यूम्युलेटिव कहने लगा हूं। क्यूम्युलेटिव का मतलब होता है ऐड करते जाए। क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो, सिर्फ बैलेंस की जगह मैंने क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो कर लिया। अब जब है ही सारा खर्चा, तो ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 जनवरी 24 12 मिलियन, फिर 1 मई 24 8 मिलियन, फिर 1 सितंबर 24 5 मिलियन, और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलिएगा। 31 अक्टूबर हमारा लग गया फुल स्टॉप, वरना तो आगे गिनते ही जाएंगे, इसलिए फुल स्टॉप लग गया। क्यूम्युलेटिव का मतलब है कि 12 तो 12 ही है, 8 होने के बाद क्यूम्युलेटिव हो गया 20, फिर 5 होने के बाद क्यूम्युलेटिव हो गया 25। ये 12 कब तक 12 रहा? 4 महीने। ये 20 कब तक 20 रहा 4 महीने, लेकिन एक सस्पेंशन निकाल दें तो 3 महीने। ये 25 कब तक 25 रहा? 2 महीने। और कैपिटलाइजेशन रेट बताया था मैंने 15%, तो 12 मिलियन 15% 4/12, 20 मिलियन 15% 3/12, 25 मिलियन 15% 2/12। ये सही तरीका है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज वाले सवाल में ना ये मुश्किल हो जाता है अप्लाई करना, इसलिए वो फॉलो करिएगा आप। 1.975।
हु नोटेड? चलिए और सवाल लिख लें उसका. On 1st January 24, on 1st January 24, contract was signed. A contract was signed for construction of building with a contractor at a price of 80 million, 80 million. Following payment terms were agreed. Number 1. $10% advance. At start of work. और नेक्स्ट प्रोग्रेस बिल्स. अच्छा, लास्ट टाइम जब इस तरह का सवाल कराया था ना, तो मैंने लिखवाया था कि प्रोग्रेस बिल्स में से 10% काटना है. अंडरस्टूड है काटना. जाहिर है पूरा बिल थोड़ी दे सकते हैं, पहले दे तो चुके हैं एडवांस, तो मैं अब अंग्रेजी नहीं भी लिखवा रहा, फिर भी काट के पैसे देने हैं. प्रोग्रेस बिल्स पेएबल ऑन 1 month क्रेडिट. यानी प्रोग्रेस बिल जब कॉन्ट्रैक्टर दिया करेगा तो फिर 1 महीने बाद पैसे दिया करेंगे उसको. ये उससे पेमेंट टर्म्स तय हुई. कंस्ट्रक्शन स्टार्ट बता दिया. कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1st January 24 और एंड 30th November 24. क्या लिखी आखिरी बात? सस्पेंशन सितंबर के महीने की है. सितंबर नहीं, अगस्त की कर ले. सस्पेंशन अगस्त की है. कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड प्रोग्रेस बिल्स एज फॉलोज. कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड प्रोग्रेस बिल्स एज फॉलोज. डेट बताऊंगा और बिल की अमाउंट बताऊंगा.
31 मार्च 24 25 मिलियन। 30 जून 24 30 मिलियन। 30 सितंबर 24 पहले कितना बोला मैंने बिल, और से पिछला 55 हो गया। 18 मिलियन, 18 मिलियन। अगला बिल 30 नवंबर कितने हो गए? 73, 7 मिलियन। 80 मिलियन का इतना टोटल। हाँ जी 7 मिलियन, आखिरी बिल है 7 मिलियन का। Construction was financed by general borrowing, और कैपिटलाइजेशन रेट है 12%, 12%। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। नहीं हमारे फंड है वैसे तो, जनरल बोरिंग का है ना। अगर हम कस्टमर के लिए बना रहे होंगे और हम अपनी इन्वेंट्री कहेंगे उस बिल्डिंग को, और हमने लोन लिया होगा, तो फिर भी I-23 लग रहा होगा हमारे लिए। अब की बार हम कस्टमर के बिहाफ पे बना रहे होंगे, लेकिन अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं अपने लिए और हमने लोन लिया हुआ है, तो भी I-23 लग रहा होगा। देखें, क्या हम ये बिल्डिंग कस्टमर को बना के दे रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं? ये कहां का है? पहली लाइन मैंने क्या लिखवाई है? कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइन विद कॉन्ट्रैक्टर। हमने ठेकेदार से काम कहा है कि हमें बिल्डिंग बना के दो, कस्टमर थोड़ी कहा मैंने विदा कस्टमर है। हाँ देखें, या तो हम बिल्डिंग बना रहे होंगे हम खुद कस्टमर के लिए, तो हम एक तरह से ठेकेदार होंगे। तो ये वो है जो आपको भी वो कस्टमर की प्रोग्रेस शीट बताई थी, उसमें भी हम अभी ठेकेदार होने के बावजूद अपनी जेब से कुछ तो पैसे लगा रहे होंगे ना। बेशक कस्टमर से रिकवर हो जाए, लेकिन हम भी तो खर्चा कर रहे होंगे, उस खर्चे के लिए हम लोन ले रहे होंगे, तो भी I-23 का सवाल हो सकता है। और अगर हम अपने लिए बना रहे हैं और खुद अपने मजदूर ला के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो कल तक जो कर रहे थे, और अगर ठेकेदार से काम करवा रहे हैं, तो भी है तो हमारी ही बिल्डिंग, हम ही खर्चा कर रहे हैं और हम लोन ले रहे हैं, तो फिर भी I-23 का सवाल है।
हाँ जी, बिल्डिंग पे हमने खर्चा कितना किया? 80। कैश फ्लो सबसे पहला 1 जनवरी को एडवांस दिया है हमने 8, ये भी खर्चा ही है। उसके बाद अगला खर्चा 30 अप्रैल को, क्योंकि हमने 1 महीने के क्रेडिट पे बिल्स देने हैं। 31 मार्च को बिल आया है, पैसे तो महीने बाद देंगे। कितना बिल आया? 20, लेकिन हमने देना था इतना 22.5। फिर अगला बिल आया 30 जून को, लेकिन हमने पैसे दिए 31 जुलाई को। कितना बिल आया? 30, लेकिन पैसे दिए हमने 27। फिर तीसरा बिल आया 30 सितंबर, लेकिन पैसे दिए हमने 31 अक्टूबर को। कितना बिल आया? लेकिन पैसे दिए हमने 16 और उसके बाद अगला बिल पे जरूर किया होगा, हमने इनकार नहीं किया होगा, लेकिन हमारा सवाल खत्म हो गया 30 नवंबर को। पे बिल्कुल किया होगा, इनकार नहीं किया उसको, लेकिन हमारी इस कैलकुलेशन का ये फुल स्टॉप लग गया। उस कॉन्ट्रैक्टर को कहेंगे कि हमारी वर्किंग खत्म हो गई, पैसे नहीं देंगे तुम्हें। पैसे तो देंगे, लेकिन ये वर्किंग यहां फुल स्टॉप लग गया। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बन गया 8, 30.5, 57.5, 73.7। ये 8 कब तक 8 रहा? 4 महीने। फिर ये 30 कब तक 30 रहा? 3 महीने। फिर ये 57 कब तक 57 रहा 3 महीने है, लेकिन एक सस्पेंशन है तो 2। ये 73 कब तक 73 रहा? 1 महीना। और कैपिटलाइजेशन रेट क्या बोला था मैंने? 12%। 8 मिलियन 12%, 4/12, 32। 30.5 मिलियन 12%, 3/12। 57.5 मिलियन 12%, 2/12। 73.7 मिलियन 12%, 1/12। 7, 3, 3.122। इसमें बताएं एतराज। चलें एक छोटा सा सवाल और, कैपिटलाइजेशन रेट फिर कल सिखाता हूं। वही जो भी क्लास के शुरू में बताया था, लेकिन अब की बार बता रहा हूं इन केस ऑफ जनरल बोरिंग। इन केस ऑफ जनरल बोरिंग रूल वही है जो स्पेसिफिक में भी था। रूल ये है कि जो एसेट पे किया था खर्चा, इसको हम उस खर्चे की रिकवरी समझेंगे। हाँ, वर्किंग में कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। स्पेसिफिक लोन के केस में क्या कर रहे थे?
उसको इन्वेस्टमेंट इनकम वाली वर्किंग में एक इनफ्लो ले रहे थे। रूल दोबारा बता रहा हूं, रूल ये है कि हम कस्टमर से मिले पैसे, अच्छा एक कस्टमर वाली ना मुझे बात लगता है कंफ्यूजन हो रही होगी, या तो हम अपने लिए एसेट बना रहे होंगे, हम कंपनी ए है, चलो कंप्लीट पिक्चर बताता हूं, और एक है कंपनी बी, ये कस्टमर है और ये कॉन्ट्रैक्टर है। ये मैं इसकी बात जरूरी नहीं मैं इसमें बता रहा हूं, मैं पिछले सवाल में भी जो कंफ्यूजन बनी है वो क्लियर कर रहा हूं। इसने इसको कहा कि मैं आपको ये काम 200 मिलियन में कर दूंगा, लेकिन इसको ये खुद में 200 कॉस्ट करेगा है, इसको खुद भी ये 200 ही कॉस्ट करेगा, नहीं भी बिजनेस करने बैठा है, तो इसकी अपनी जो कॉस्ट होगी वो होगी लेट्स से 150 मिलियन। इसने कस्टमर से पैसा रिसीव करना है, हो सकता है ना करना हो, एंड पे लेना हो, लेकिन इसको जेब से खर्च तो करना पड़ेगा। अगर इसने ये खर्चा करने के लिए लोन लेना है तो कंपनी बी पे भी आई 23 लगेगा, और अगर कंपनी ए इससे ये काम 200 मिलियन में करवा रहा है तो इसकी जेब से कितने पैसे जाने हैं, 200 मिलियन, और अगर इसने ये 200 मिलियन लोन लेके देने हैं तो इस पे भी आई 23 लग रहा होगा। और जरूरी नहीं कि दोनों पे लग रहा हो, वो फिर आगे FR2 लेवल की बात है कि IFRS 15 लग रहा है, और वो फिर आगे की बात है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं अभी आपके लेवल पे कि इसकी जेब से जो पैसा जा रहा है वो पैसा अगर लोन लेके है तो I-23 लगेगा, और इसकी जेब से जो पैसा जा रहा है अगर वो लोन लेके है तो I-23 लगेगा। तो सवाल इसकी तरफ से भी हो सकता है, उसकी तरफ से भी हो सकता है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि अगर हमने जनरल बोरिंग के केस में कस्टमर से पैसा लिया या गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो स्पेसिफिक में क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, इनफ्लो ले रहे थे, इसको हम वहां पर एज अ नेगेटिव ले लेंगे। ये जो हम इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग कर रहे हैं उसमें इसको एक खर्चे की रिडक्शन ले लेंगे। अच्छा, अगर आपको ये बात ऐसी समझ आ गई जो बताने लगा हूं तो ठीक है, बगैर सवाल के समझ आ गई। ये मैं आपको ना बगैर सवाल के ऐसी अज्यूम्ड वैल्यूज से बता रहा हूं, ठीक है, सवाल नहीं है, बस ऐसी वैल्यूज बता रहा हूं कि हमने ये कस्टमर को बना के देना है 150 का, और हम ये 150 खर्च कर रहे होंगे 1 जनवरी 24, हमारी जेब से 30 खर्च हो गया, फिर 1 मार्च को 25 और खर्च हो गया, और फिर 31 मार्च को कस्टमर से हमें 20 मिलियन रिकवर हो गया। उसको हमने यहां पर एज अ रिकवरी मतलब नेगेटिव लिख लेना है। फिर उसके बाद हमने 1 जून को 45 और खर्च कर दिया, फिर हमें कस्टमर से 30 जून को 20 और रिकवर हो गया, फिर हमने 1 अक्टूबर को 25 खर्च किया, फिर हमने 30 नवंबर को 18 खर्च किया, और बस काम पूरा हो गया। ये 150 से तो बहुत कम हुआ, कितना बनाइए, ये काले वाले अगर ऐड करें तो है 143। लेकिन अब जब इस पे हम ये इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग कर रहे होंगे तो जो कस्टमर से पैसा मिल रहा था वो इस खर्चे की रिकवरी है, यानी एज अ नेगेटिव। तो सवाल पे फर्क ये पड़ेगा कि ये 30, ये 55, 35, 80, 60, 85 और 103। कितने महीने, 2 महीने,
कितने महीने? 1 महीना। कितने महीने? 2 महीने। 1 महीना। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने 2 महीने। तो ये मतलब है इस पॉइंट का। और ये मैंने बगैर सवाल लिखवाए बस एमी वैल्यूज लेके सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 30 मिलियन 12% 2/12। 55 मिलियन 12% 1/12। 35 मिलियन 12% 2/12। 80 मिलियन 12% 1/12। 60 मिलियन 12% 3/12। 85 मिलियन 12% 2/12। सिक्स पॉइंट। तो ये कोई सवाल नहीं लिखवाया था मैंने, बस ऐसे ही वैल्यूज से कुछ करके दिखा दिया कि अगर जनरल बोरिंग का सवाल हो और कस्टमर से पैसा मिल रहा हो या गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही हो तो उसको यहां पर एज अ नेगेटिव ले लेंगे। चल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।